बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो कल शो कॉज नोटिस दिया गया था PDM की तरफ से ANP को और इसके अलावा पीपल्स पार्टी को, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो आज जो बात ये हुई है कि आज ANP ने बिल्कुल ही अलहदगी इख्तियार कर ली है, यानी कि बिल्कुल ही ये कह दिया कि हमने आपके साथ नहीं चलना, बिल्कुल अलग हो गई है। इस हवाले से बात पूछेंगे क्योंकि आपको पता है कि बहुत से लोग बहुत सी उम्मीदें लगा कर बैठे हुए थे PDM से, क्योंकि जो लोग महंगाई से सताए हुए थे, जो लोग कारोबार के हवाले से सताए हुए थे, क्योंकि कारोबार के हवाले से बहुत से लोग थे जो बिल्कुल नाला थे, कह रहे थे कि हमने बिल्कुल ये कारोबार हमारे तबाह होकर रह गए हैं। इस हवाले से महंगाई के हवाले से बहुत से लोग रो रहे थे। वो लोग बहुत सी उम्मीदें लगाकर PDM के ऊपर बैठे हुए थे कि हमने PDM ने हमारे लिए बहुत कुछ करना है, ये PDM ने ही हमारे लिए सारा कुछ करना है। तो ये जो आस लगाकर बैठे हुए थे, कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, तो ये उम्मीदें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ना शुरू हो गई। क्योंकि कल जैसे कि हमने प्रोग्राम में बात की थी कि कल ये हुआ था कि PDM ने पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ पर अपोजिशन लीडर बनाया गया, तो ये अपोजिशन लीडर जो बनाने की वजह ये थी कि क्योंकि ये खुद से आपस में मशवरे हुए थे, आपस में मुशावरत हुई थी, PDM से कोई मुशावरत नहीं की गई। तो इस वजह से शो कॉज नोटिस दिया गया। आज नाराज़गी का इजहार किया कि शो कॉज नोटिस क्यों दिया गया, क्या वजह है कि हमें शो कॉज नोटिस दिया गया, क्योंकि साख को नुकसान पहुंचाया गया। उनका ये कहना है कि हमने जो है, अगर हमें ये किसी भी पार्टी को कोई शो कॉज नोटिस दिया जाता है तो उसकी साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होता है। इसलिए ये नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्होंने बिल्कुल ही ANP वालों ने अलहदगी इख्तियार कर ली कि हमने बिल्कुल PDM के साथ नहीं चलना। ये बात क्या हो सकता है इसके, यानी कि PDM के अलहदगी से पीपल्स पार्टी, नून लीग को क्या नुकसान हो सकता है, क्या आपस में धड़ों में बढ़ सकती है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने एक और जो बात करने का टॉपिक है हमारे पास, वो है रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव पाकिस्तान का 9 साल बाद दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे कि 9 साल बाद जो दौरा है उसमें क्या होने जा रहा है, क्या मतवक्की है, क्या किस टॉपिक के ऊपर बात हो सकती है, क्या चीज़ लेकर आए रूसी वज़ीर ख़ारजा, यानी कि क्या उम्मीदें हम लगा सकते हैं, इससे दूसरे मुल्कों को क्या नुकसान हो सकता है, अगर या कोई क्या किसी के जो हमारे करीबी मुल्क हैं, अगर बात की जाए भारत की, तो क्या इससे भारत को तकलीफ भी हो सकती है। तो इसी हवाले से हम ये बातें करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद सगीर साहब, जो तमाम सवालों के जवाब देंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है, लेकिन आज हम बात करेंगे उनसे, तो आज वो स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सगीर साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खुश आमदीद आपको। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हाँ सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का करम है, A1 जबरदस्त। अच्छा सगीर साहब, हमने PDM के हवाले से बात करनी है। कल शो कॉज नोटिस, आज ANP की अलहदगी का ऐलान, बिल्कुल अलग, उन्होंने मीटिंग भी कर ली, अलहदगी बिल्कुल इख्तियार कर ली। तो क्या कहेंगे, ये क्या हो गया? देखें, हमने कल भी बात की थी कि ये इंतहाई गैर फिक्री सा एक इत्तेहाद था जो हुआ था, और इसको अल्टीमेटली अपने एक अल्टीमेट एंड की तरफ जाना था, और वो अल्टीमेट एंड जो है शायद जरा पहले हो गया। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। सगीर हो साहब, आपकी आवाज़ हमें कम आ रही है। जी, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही। अ, हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? नहीं सर, आपकी आवाज़ कम आ रही है, हमें आपकी आवाज़ क्लियर करने की कोशिश करेंगे फिर, ताकि हमें आपकी आवाज़ आई, फिर हमें भी तो पता चले कि क्या हो रहा है। ये कह रहा था कि आपको आवाज आ रही मेरी? अब आ रही है, अब ठीक हो गई है। ओके। देखिए, बात ये है कि असल में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो इत्तेहाद है ये बड़े गैर फिक्री सा इत्तेहाद था। इस इत्तेहाद को अल्टीमेटली खत्म होना था। हाँ, ये जरूर है कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, या इसका क्लाइमेक्स जो है वो इस तरह से जो है वो सामने आएगा। बट अल्टीमेटली इसने अपने एक मंतकी अंजाम से जो है वो दो चार होना था। मंतकी अंजाम तक पहुंच। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि इस इत्तेहाद को ख़त्म होना ही था, तो क्या ये पीपल्स पार्टी के माइंड में, जहन में शुरू से ही था कि हमने यही कुछ करना है नून लीग के साथ, PDM के साथ?
नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के ज़हन में तो नहीं था। पीपल्स पार्टी ने तो इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे थे। आप देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, इन्होंने मिलके, मौलाना भी बीच में है, कुछ छोटी बड़ी पार्टियां कुछ और भी थी, इन्होंने मिलके जो है अच्छा वो शो किए हैं, जो पॉलिटिकल शोज थे इनके। आप देख लें कि गुजरांवाला जलसे से लेके और कराची जलसा और कोयटा जलसा और फिर उसके बाद जो है बाकी जो जलसे हुए छोटे बड़े, वो अच्छे, इन्होंने कुछ बहुत अच्छे शोज किए, कुछ थोड़े से नाकाम गए, कुछ दरमियाने से शो गए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी और गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर था। गवर्नमेंट जो है वो अल्टीमेटली इनको जो है सिर्फ एग्जिट देने के लिए भी उस तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो है इनके लिए थोड़ा बहुत जो है वो नरम गोशा नजर आने लग गया था हुकूमत के जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं उनके दिलों के अंदर। और फिर आप देखें कि हमजा शहबाज जो है वो बाहर आ गए थे। आप फरियाल तालपुर के देखें केसेस जो है वो किस तरह जो है वो किसी रुख नजर आ रहे थे हमें। फिर जरदारी साहब के बारे में जो है वो खान साहब ने बात करनी उस तरह से जो पहले बात किया करते थे छोड़ दी हुई थी। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिससे लग रहा था कि पीपल्स पार्टी के लिए जो है और नून लीग के लिए हुकूमत के दिल में जो है वो थोड़े से जो है वो मामला को बर्फ पिघली है इस तरफ। लेकिन फिर आप देखें कि जो इलेक्शन होते हैं सेनेट के, और सेनेट के इलेक्शंस के अंदर नून लीग जो है वो पीटीआई के साथ अपनी मरासम बढ़ाती है पंजाब के अंदर, और पंजाब के इलेक्शन जो है वो बगैर बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो जाते हैं या आपस में तय कर लेते हैं सीटें जो है। और पीपल्स पार्टी खामोश रहती। पीपल्स पार्टी का हमने देखा बड़ा अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था। हालांकि वो चाहते तो वो उस पर रेजिस्ट कर सकते थे, वो उस पर जो है शोर शराबा कर सकते, उनका हक भी था, लेकिन उन्होंने बात नहीं की उस तरह से उस पर। लेकिन पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा कुछ अगर किया भी है तो नून लीग ने और मौलाना के साथ मिलके और बाकी पार्टी के साथ मिलके जो उनका हशर किया है या जिस तरह उनका उनको शोकाज भेज दिया, ये कोई अच्छा नहीं लगा। मतलब कि सियासी रवायात कम से कम जो है वो इस चीज की मुतकाजी है कि आपको उनके उनके साथ बैठना चाहिए था, उनके साथ पूछना चाहिए था। लेकिन ये कोई तरीका, ये कोई स्कूल तो नहीं है, कोई प्राइमरी की क्लास तो नहीं है कि उस्ताद जो है वो स्टूडेंट को खड़ा कर दे, उसको कान पकड़ा दे, उसको जो है वो हाथों पे जो है वो छड़ियां मारे, स्टिक्स मारे, या उसको जो है वो उसके साथ जो है वो रवैया बुरा इख्तियार करे या उससे पूछे कि तुम कहाँ थे क्या था। सियासी जमातें हैं, हर अच्छा, सियासी जमात। आपके ख्याल में क्या ये मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद आका नवासी, क्या ये पीडीएम को सही से टैकल नहीं कर पा रहे, या क्या वजह है कि क्यों ऐसा एकदम? नहीं, मौलाना तो खैर बीमार है, आपको पता है, कल भी हमने बात की थी। मौलाना साहब जो है वो घर पे हैं, उनको जो है वो बेड रेस्ट की बात की गई है और वो मुकम्मल तौर पे जो है वो इस वक्त बेड रेस्ट रेस्ट में? पे हैं। उन्होंने शूरा की मीटिंग होनी थी, वो भी उन्होंने नहीं ली थी, जो कि उनकी अपनी जुमेतुल इस्लाम की जो थी, अपनी पार्टी की जो मीटिंग। सो उससे अंदाजा हो रहा होगा सबको कि जो है मौलाना की तबीयत ज्यादा ही नासाज है। अल्लाह उनको सेहत दे। हमारे नेशनल लीडर हैं अल्टीमेटली, और बहुत पॉलिटिशियंस हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी पॉलिटिकल एक स्ट्रगल भी है। लेकिन इसके बावजूद जो चीज हमें जो समझने की है वो ये है कि पीपल्स पार्टी बहरहाल एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल रियलिटी है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। सिंध में बैठी है, गवर्नमेंट के अंदर बैठी है, और उन्होंने साबित किया है। अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं सिंध के अंदर, उन्होंने सीटें जीती हैं। खैर अभी वाडा वाला इलेक्शन भी है, देखते हैं कि उसका क्या निकलता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो है वो उसके ऊपर अगर पीटीआई जो है पर वो सीट, मुझे लगता है कि वो शायद ना बचा पाए। चूंकि आपको याद होगा जब फैसल वाडा साहब जो है वो जब जीते थे तो वो बड़े छोटे स्मॉल बड़े माइनर उनके पास वोटों का एक तनासब था। सो अब दोबारा वो उसी पे इलेक्शन होता है तो अच्छा, ये बताइएगा कि इससे जो अलहदगी हुई है, इससे क्या नून लीग और पीटीआई में, इसके बाद की अगर बात की जाए तो क्या आपस में ये नून लीग भी अलग से धड़ों में हो सकती है, या और इसके अलावा पीपी भी अलग धड़ों में शामिल हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है? देखिए पीपल्स पार्टी, ये जो अलहदगी के बाद, जी जी, देखिए नून लीग के अंदर तो पहले से ही एक तकसीम मौजूद है। सही शुरू में आपको याद होगा एक तकसीम ऐसी थी कि जो पीपल्स पार्टी नून लीग के जो पुराने लोग थे, जिसमें एहसन इकबाल साहब भी थे, जिसमें
ख्वाजा साद रफीक साहब भी थे, जिसमें ख्वाजा असद साहब भी थे। ये वो लोग थे जो सीनियर लोग थे, और ये इनका ख्याल ये था कि ये जो है ये एक ऐसी बच्ची जो कि मरियम नवाज की शक्ल में उसकी लीडरशिप में नहीं काम कर सकते, और सही। इन्होंने अपनी रेजिस्टेंस की थी, और उन्होंने रिजल्टमेंट भी मुख्तलिफ गाय बगाए जो है वो सामने आती रहती, और लगता था कि शायद जो है ये पार्टी में ना चल सके, या पार्टी के अंदर जो है वो ग्रुप बन जाए। फिर आपने देखा होगा कि वो कहते थे कि नून में से शीन निकलेगी और जो है शीन एक ग्रुप बनेगा। अब वो शीन बनी कि नहीं बनी ये एक अलग बात है, लेकिन ये दुनिया वही दुनिया है जिस दुनिया के अंदर जो है इक़्तिदार के लिए बाप ने बेटे का गला काटा है, जिसमें जो है भाई को मारा है, औलाद ने जो है वो वालिदैन को जो है वो मौत के घाट उतार दिया है। सो हमेशा इक़्तिदार के लिए जो है वो एक दूसरे को मारा मारी जो है वो होती रही है इसी दुनिया के अंदर। हमने पढ़ा है और हमने देखा तो नहीं, लेकिन बहरहाल हमने सुना है जरूर। सो ऐसा हो नहीं सकता कि नून लीग के अंदर जो है वो ये कश्मकश मौजूद ना हो। पता है कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से कोशिश रही है कि किसी तरह उनको जो है प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और वो वफाक में आ जाए, और उनका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टरशिप पे अगर वो खुद आते हैं तो अपने बेटे को जो है हमजा साहब को जो है उसको किसी तरह जो है वो पंजाब के अंदर ले आए और पंजाब की वज़ारत आला जो है वो हमजा करे। सो ये उनका एक प्लानिंग भी रही है, लेकिन इस प्लानिंग को बड़े मियाँ साहब ने उस तरह से कबूल नहीं किया, और उन्होंने छोटे मियाँ साहब को जो है वो पंजाब में ही रखा। उनको अगर लेके भी आए तो उनको उस तरह से जो है वफाक में वो शायद वो डिजर्व भी करते थे और शायद वो करना भी चाहते थे, उनको उस तरह से आगे नहीं आने दिया गया। ये तो मजबूरी थी उनकी। आप देख लें कि उनके भाई के होते हुए उन्होंने अब्बासी साहब को जो है शायद खाकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, और एक्सपेक्ट किया जाए कि शायद जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन नहीं बनाया। बड़े मियाँ साहब का फैसला था, वो नहीं उनको लेके आना चाह रहे थे, और उस वक्त बड़ा रौला हुआ था, आपको याद होगा, बड़ा मुंह बना लिया था इन्होंने। और फिर आप वो दिन याद करें जब ये बड़े मियाँ साहब यहाँ से मोटरवे अपना जीटी रोड के जरिए जो है लाहौर पहुंचे थे, फिर लाहौर से इन्होंने जलसा किया था। तो उस जलसे में जब शहबाज शरीफ साहब गए थे तो उन्होंने जाके वहां पे कोई उनका मुंह बता रहा था, उनका मूड बता रहा था कि वो खुश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। नहीं है। हाँ जी, फिर आप देखें कि चौधरी निसार साहब जो है वो कई दफा कई जगहों पे कह चुके थे कि छोटे मियाँ साहब का भी हक है और वो इस तरह की बातें। सो उससे पता चलता था कि इनके अंदरूनी इख्तलाफात तो बहरहाल मौजूद हैं। अब वो इख्तलाफात, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, बाहर नहीं आने देते, लोगों तक नहीं पहुंचने देते, लेकिन इख्तलाफात बहरहाल मौजूद है। पीपल्स पार्टी की बात करें, जी पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के अंदर देखें पहले से बहुत सारे धड़े मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो गनमा भुट्टो जो है वो भी एक ग्रुप जो शहीद भुट्टो के नाम से जो है जो ग्रुप चला रही है पीपल्स पार्टी के, वो भी मौजूद है। मुमताज भुट्टो साहब की एक अपनी पार्टी है पीपल्स पार्टी के अंदर जो है उन्होंने पार्टी बना रखी है। फिर आप देखिए कि शेरमौत साहब की एक अपनी पार्टी है। फिर इसी तरह जो है पीपल्स पार्टी के बाद पार्लियामेंटेरियन बनी हुई है। तो पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी बटी हुई है। नून लीग भी मुस्लिम लीग का ही एक ग्रुप है, कुछ हद तक बटी हुई है। ठीक है। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब आज कहते हैं कि जाने का नहीं आने का वक्त है, तो ये किसकी तरफ इशारा है? क्या कहीं नवाज शरीफ साहब तो वापस नहीं आ रहे कि उनकी सीट तो नहीं कंफर्म होगी? नहीं, सीट तो नहीं। देखिए प्रेशर तो है, पार्टी के अंदर से प्रेशर है और पार्टी के बाहर से भी प्रेशर है और दूसरी पार्टीज का भी प्रेशर है। और मेरा ख्याल है कि बड़े मियाँ साहब उस वक्त तक नहीं आते पाकिस्तान में या नहीं आने की कोशिश करेंगे जब तक उनको कहीं से इशारा ना हो जाए। और आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट जो है, इनके जो अमेरिकन जो करंट रजीम है, ये इशारा किस तरफ से हो सकता है? मुझे लगता है कि अमेरिका, चूंकि जो बाइडेन के साथ मियाँ साहब के अच्छे ताल्लुकात, और आप देखें कि इस वक्त जो वहां पे जो नायब सदर है अमेरिका की, वो इंडियन है, और इंडिया में मियाँ साहब की बड़ी अच्छी लॉबी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इंडियन लॉबी के जरिए भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की होगी और किया भी होगा, और उसके अलावा भी उन्होंने डायरेक्ट भी जो है वो इन्फ्लुएंस किया होगा, क्योंकि जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकातें रही हैं माजी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि उनको हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से इशारा आगे आ जाए कि ठीक है आप पहुंचे, आपको ना पकड़ा जाएगा ना अंदर किया जाएगा, और आप जाके वहां पे जो है अपनी सियासी जो है वो मामला को जारी रखें। कोई अंदर बैकडोर पे कोई डील शील वगैरह की बात हो सकती है? डील तो मुझे देखिए, डील जो है डील किसने करनी है और डील कौन करेगा? कल इमरान खान साहब ने जब ये बात की है कि आप उनको मुंह ना लगाएं और उनकी बातों पे कान ना धरें अपोजिशन की, और हमें काम से काम रखें, अपने काम से काम,
और हमें अपने काम पे फोकस करना है। सो इसका मतलब ये है कि वो अपोजिशन को अब खातर में नहीं लाना चाहते। उनको पता है कि अपोजिशन टूट चुकी है और ये टूटी हुई अपोजिशन जो है ये पीटीआई को जो है वो उतना बड़ा धचका नहीं दे सकती जितना धचका जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अगर ये इकट्ठे होते तो उस सूरत में उनको जो धचका लगना था। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि पीडीएम को बिल्कुल खातिर में नहीं लाना चाहती, तो क्या ये हकीकत में ऐसा है या ये वैसे ही बाहर बाहर से कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल उनकी बातों को तवज्जो नहीं देनी, तो या प्रेशर तो है ना? प्रेशर तो है, प्रेशर तो है, लेकिन पीडीएम जिस तरह से टूट गई है ये प्रेशर कम हो चुका है, बल्कि ये प्रेशर अब ना होने के बराबर है। क्योंकि मुस्लिम लीग जो है अपने तौर पे अगर कोशिश करती भी है तो वो टेम्पो नहीं बना पाएगी। क्योंकि मुस्लिम लीग के ऊपर देखें बहुत सारे इल्जामात हैं। नून लीग पे जो है वो उनके ऊपर केसेस हैं और वो केसेस में अभी तक जो है वो बरी नहीं हो पाए। लोग जो है वो उस तरह से मुस्लिम लीग पे ट्रस्ट नहीं कर रहे जिस तरह से जो है पहले करते थे। सो अगरचा वो ट्रस्ट जो है वो पीटीआई पे भी बहुत लैक किया है। पीटीआई ने भी अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो कम की हुई है उनकी, लेकिन वो पॉपुलैरिटी नून लीग की भी जो है वो कम हुई है। बट जो इलेक्शन हुए वजीराबाद के और जो इलेक्शन हुए हैं डस्के के, और डस्के में जो इन्होंने वो ली है, और जो नौशहरा का इलेक्शन हुआ जिसमें नून लीग जीती है, तो उससे तो ये लगता है कि शायद हमारी परसेप्शन जो है वो किसी हद तक जो है वो उतनी बजावर नहीं है जितनी की जो है वो सभी जा रही थी। शायद मरियम की सूरत में जो है वो नून लीग को ज्यादा एक्सेप्टेंस बनी है। लेकिन फिर वक्त आने पे देखते हैं कि इशारा किसकी तरफ है। क्या मियां साहब आएंगे, और अगर आते हैं और उनको फेस करना पड़ता है या दोबारा जेल में जाना पड़ता है, तो मैं नहीं समझता कि मियां साहब पाकिस्तान में आएंगे। क्योंकि वो मुंह में सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो जेल के लिए थोड़ी आए हैं। जेल तो है ये तो गरीबों के लिए बनी हुई है, जेल तो जो है उन लोगों के लिए बनी है जो पोलिटिकल वर्कर्स हैं। ये तो बादशाह है, इनके लिए जेल कहाँ होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो पीडीएम टूट चुकी है, पीटीआई तो बहुत ज़्यादा फायदा उठाएगी, क्या कहेंगे आप? पीटीआई तो फायदे उठा रही है। ये पीटीआई का फायदा ही है कि अब वो अपने असल मसाइल की तरफ आए हैं। उनको कहना पड़ा कि अब 2.5 साल हम डिलीवर करेंगे। यानी पिछले 2.5 साल जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो अब अगले 2.5 साल जो है वो कहते हैं कि हम इसको। सर 2.5 साल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अभी तो देखें 1 साल के बाद अभी तो कैंपेन शुरू हो जानी है, तो 2.5 साल तो बिल्कुल नहीं रहे उनके पास। हाँ, लेकिन इलेक्शन देख लेना, इलेक्शन जुलाई में हुए थे, इस जुलाई में इनको जो है तकरीबन 3 साल हो जाएंगे। तो जुलाई से आप देखें कि तकरीबन इनके बाद 2 साल रह जाएंगे पीछे। तो उस 2 साल में अगर ये डिलीवर करते हैं या अपनी गवर्नेंस को बेहतर कर लेते हैं, जो महंगाई पे कंट्रोल कर लेते हैं, जो बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, उसको नीचे ले जाते हैं, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है बाकी चीजों पे, जो चीजें महंगी हुई हैं उसके ऊपर ला के उनके रेट को जो रिवर्स लगा देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई दोबारा अलाइव हो जाएगी। वैसे आपके ख्याल में ये डिलीवर कर पाएंगे ये बाकी जो टाइम रह गया है? क्योंकि मुश्किल लग रहा है जैसे कि चल रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में तो मुश्किल है। आपकी बात दुरुस्त है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये काफी मुश्किल है। उसकी वजह ये कि वो कहते हैं कि जो यहाँ खलीफा है वो मदीने भी खलीफा है। तो इन्होंने 3 साल में जो कुछ नहीं कर सके, तो इन्होंने 2 साल में भी कुछ नहीं करना। कुछ आपकी पहले डायरेक्शन होती है। ठीक, आपने जाना है लाहौर और आपका मुंह है पेशावर की तरफ, तो आप सारी जिंदगी लाहौर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका वो रास्ता, आपकी मंजिल का, आप उसकी तरफ अभी तक आपने मुंह ही नहीं किया, आपने उसकी तरफ जो है रुख ही नहीं किया आपका। तो रुख जो है हमारा जिस तरफ है वो रुख असल समझ नहीं है, जिसके नतीजे में ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक अजीब से उसमें दुराहे से और मामला से जो है वो गुजर रहा है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सगीर साहब, आपने कहा कि ये 2 साल में या जो बाकी टाइम रह गया इसमें भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो इसके बाद तो फिर पीछे मेरे ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी बचती है, तो लोग तो ट्रस्ट फिर उसी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो ट्रस्ट उठ जाएगा। फिर हमने तो ये भी बात की है कि वो नून लीग के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया। लोग देखें, लोग मैं बताऊं, अधिक बात ऐसी है कि जो लोग हैं ना, लोगों को अभी सर्वे आया है, लोगों का वो कहते हैं कि हमें करप्शन से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं कि हमें जो है वो हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सेनेट में कौन जीतता है या असेंबली में क्या मामला होते हैं, बिल कितने पास होते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है तो इस चीज से कि हमें चीनी कितने की मिलेगी, आटा कितने का मिलेगा, हमें जो है वो बाकी अशियाए जरूरिया जो है वो कितने की मिलेंगी, और उनके मसाइल जो है वो कब हल होंगे, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उनको हर वो चीज जो उनकी जरूरत है वो उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनका ज्यादा कंसर्न इस बारे में उनको कोई कंसर्न नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है, किसको पकड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
पीएम बन गई है नहीं बन गई, ये धरना देने जा रहे हैं नहीं देने जा रहे, वो इससे कोई लेना देना नहीं है। या हुकूमत जो है, हुकूमती ऐवानों में मिनिस्टर तब्दील हो गए, वो कहते होते रहे, जो भी नया आएगा हमें तो क्या, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना। तो उनका कंसर्न जो है आम आदमी का, वो उसके मसाइल को लेकर ज्यादा है, वो नेशनल इश्यूज के ऊपर उस तरह से उसका कंसर्न नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन अब क्या किया जाए, पाकिस्तान के अंदर तालीम देख लें कि कितनी है, लिटरेसी रेट आपके यहाँ कितना है, लोग जो है उनको सियासत से सिर्फ इतना शगफ है कि वो ये पूछते हैं कि हाँ जी इमरान खान जो है वो कब जा रहा है या फलाना कब आ रहा है। इससे ज्यादा चूंकि हमारे यहाँ जो सियासत है वो खानदान, बरादरी, हसब नसब और इन चीजों पे होती है। चीमे ने चीमे को वोट देने हैं, चट्टे ने चट्टे अच्छा सगीर साहब, एक को वोट देने हैं, खान बड़ा ने खान खास सा सवाल है, जी। बताइएगा कि ये मरियम नवाज बाहर जा सकती हैं? देखिए मरियम नवाज जा तो सकती है चूंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बड़े मियां साहब की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अदालत ने इनको कह दिया कि आप चले जाएं। अगर इनकी तबीयत भी ज्यादा खराब हो जाती है तो ऐन मुमकिन है कि मरियम नवाज साहबा जो है उनको अदालत खुद कह दे कि ठीक है आप चली जाए, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, बासर शख्सियात हैं कुछ जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, तो बताइएगा थोड़ा सा। अच्छा वो कौन है, जरा मुझे भी तो पता चले। तो ये सुनने में आया, तो शायद मैं आप ही कुछ बता दें। देखिए बासर शख्सियात, आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं या किसका कह रहे हैं? अब कुछ मरियम नवाज साहबा को शायद बाहर ले जाने के हाँ लिए कुछ ऐसी बातें। देखिए मैं नहीं समझता कि जो बासर शख्सियात हैं वो मरियम नवाज उनके लिए एक्सेप्टेबल होगी, या मरियम नवाज का जो नैरेटिव रहा है या जिस नैरेटिव को लेके अब तक ये बाप बेटी चल रहे हैं उस नैरेटिव के साथ इनको कोई एक्सेप्ट करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनको जो है वो इस तरह से एक्सेप्टेंस मिलेगी। उसकी वजह है कि लोग जो है, देखें लोगों को अपने फौज से प्यार है, लोगों को, ये वो लोग हैं जो जब फौजी दस्ते जा रहे होते हैं तो ये हाथ खड़ा करके हिला के उनको जो सलाम करते हैं। ये लोगों के जो है बड़े सेंटिमेंट है अपनी अफवाज के लिए, अपने सिपहसालार के लिए और अपने उन फोर्सेस के लिए जो पाकिस्तान के लिए लड़ रही है, जान देती है। सो मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ बोल के अगर कोई पजीराई हासिल करेगा इन लोगों में तो, और लोग जो है उसको कबूल कर लेंगे या लोग उसको जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जो है उसको उतनी पजीराई मिलेगी जितनी की एक्सेप्ट की जा रही है। सो इनका जो एक खास किस्म का जो स्टैंस रहा है मरियम साहबा का, और उस स्टैंस के अंदर जो है इन्होंने हमेशा जो है वो पाकिस्तान की जो इदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, उनके खिलाफ बात की है। इन्होंने कभी उनको जो फरिश्ते कहा, कभी उनको जो है वो महकमा ज़राअत कहा, कभी उनको खलाई मखलूक कहा, कभी उनको कुछ कहा, कभी कुछ कहा। सो इस तरह की बातें करके जो है ये लोगों के अंदर अपने लिए खास किस्म की नफरत पैदा कर रहे हैं। लोग प्यार करते हैं, अफवाज में कौन है आपके, वो मेरे भाई बहन भाई है ना, हमारे रिश्तेदार है ना, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए, दिल्ली से तो नहीं आए हुए ना, या यूके या अमेरिका से तो नहीं आए हुए ना, इसी मुल्क के बच्चे हैं, इसी मुल्क के लोग हैं, इसी मुल्क के अंदर उनका रिश्तेदारी है। सो कैसे हो सकता है कि आप जो है वो फौज को बुरा कहें और आप एक्सपेक्ट करें कि इस मुल्क के लोग जो है वो आपको जो है वो सलाखों पे बिठाएंगे? ये पुरानी बात हो गई है। लोगों को प्यार है अपनी फौज से, अपने एजेंसी के साथ, सो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों को। अच्छा, और मैं समझता ये बताइएगा अहमद सगीर साहब, एक और ख़ास सवाल है कि केपीके में एएनपी की काफ़ी अच्छी यानी कि स्ट्रेंथ है और वहाँ पर उसका मुकाबला जो है ख़ास करके पीटीआई के साथ ही है। आज यहाँ से अलहदगी भी हो गई है, तो क्या केपीके में एएनपी और पीटीआई आपस में मुखालफत अब कर सकती हैं, बयानबाजी हो सकती है, खुल कर आ सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, या वहाँ पर पीपी की वजह से वो कुछ अपना हाथ होला रखेंगे? देखें सियासत जो है ये बड़ी क्रूअल है, जिसमें आज आपका दोस्त है वो कल दुश्मन हो सकता है, कल जो आपका दुश्मन था वो आज दोस्त हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पे सियासत जो है वो मॉरल या एथिकल पॉलिटिक्स नहीं होती, बल्कि बेनिफिटेड पॉलिटिक्स होती है, मफादात पे मबनी पॉलिटिक्स होती है। और हमारे यहाँ सियासत का मकसद जो है वो इबादत नहीं है, बल्कि सियासत का मकसद जो है वो पैसा कमाना है। सो ऐसी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि कोई भी हो या कोई भी ग्रुप हो, धड़ा हो, वो कहेगा कि नहीं हमने ये यूं नहीं हुआ तो हम यूं कर देंगे। वो उनका यही मद्देनजर यही है कि जब पावर पॉलिटिक्स मद्देनजर हो तो फिर एथिक्स नाम की कोई चीज ना रहती है, ना उसको फॉलो किया जाता है। सो आगे भी यही होगा। अच्छा, फ्यूचर में कुछ इत्तेहाद बन सकते हैं इसी तरह के, कुछ जैसे आजकल बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ऐसे कुछ इत्तेहाद हो सकते हैं? देखिए इत्तेहाद
दुनिया में जो सबसे मजबूत इत्तेहाद बने हैं, अगर आप माजी की तारीख उठा के देखें, तो नजरियाती बुनियादों पे बने। एक नजरिया होता है जो आपको करीब रखता है, और नजरिए की वजह से जो इत्तेहाद कायम होता है वो इत्तेहाद देरपा होता है, लंबे अरसे के लिए चलता है, और उसकी जो है उसकी जड़ें भी ज्यादा गहरी होती हैं, और उसके उस दरख्त के जो है उखड़ने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन ये जो इत्तेहाद बनते हैं मफादात की बुनियाद पे, तो मफाद खत्म, इत्तेहाद खत्म। सो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर इत्तेहाद जो है वो फायदे की बुनियाद पे जो है वो बने हैं। आए हो क्या लेके आए हो, जाओगे तो क्या लेके जाओगे। अब ऐसी सूरत हाल में इत्तेहाद की जो मायने ही चेंज हो गए हैं, तो फिर इत्तेहाद कहाँ का और इत्तेहाद की बातें कहाँ की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सगीर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, सारी डिटेल में बताया। अभी टाइम भी जो है कम है, तो एक और टॉपिक हमारे पास मौजूद है, आज का एक अहम टॉपिक, जो रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लाव्रोव 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा किया है, और इस दौरे का मकसद क्या है। सगीर साहब, आपसे हम पूछेंगे कि ये दौरे का मकसद क्या है, यहाँ पर आए हैं क्या, कितनी उम्मीद लगा सकते हैं हम, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के पाकिस्तान, हक में कितना है। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 12 मई 1948 में पाकिस्तान ने ताल्लुकात कायम किए थे रूस के साथ, लेकिन रूस के साथ जो कि सोवियत यूनियन था उस वक्त, अच्छे ताल्लुकात नहीं थे पाकिस्तान के सोवियत यूनियन के साथ, इसलिए कि हम चले गए अमेरिकन ब्लॉक के अंदर, और चूंकि कोल्ड वार थी, कोल्ड वार के अंदर जो है अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, हम अमेरिका के साथ चले गए। सो हमारा जो ग्रुप था वो ग्रुप जो है वो डिफरेंट था, और जहां रीजन के अंदर जो है वो इंडिया ने जाके जो है वो ज्वाइन कर लिया सोवियत यूनियन को। अब हमारी और इंडिया का एक रवायती जो एक झगड़ा है, और उस झगड़े का फायदा जो है वो अल्टीमेटली रूस ने उठाया, सोवियत यूनियन ने जो शोध का था, और उसको उन्होंने काफी ज्यादा जो है उसको हवा दी। फिर आप देखें कि वक्त गुजरता गया, फिर हम देखते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि कोल्ड वार जो है वो शदीद हो जाती है, और वो कोल्ड वार कन्वर्ट हो जाती है अफगान वार के अंदर। और अफगानिस्तान में चूंकि उसकी कोशिश थी सोवियत यूनियन की कि वो किसी तरह से जो है वो अफगानिस्तान को क्रॉस करके पाकिस्तान से होता हुआ जो है वो गर्म पानी तक पहुंच जाए, और फिर उसके जरिए जो है वो यूरोप तक भी एक्सेस करेगा, वो अमेरिका तक भी करेगा, वो आपकी वस्ते एशिया, अपना ये जो दूसरी रियासतें हैं उस तक भी करेगा, और वो बाकी दुनिया को जो है वो तस्कीर कर लेगा समुद्र के रास्ते। लेकिन वो नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने जो है उसके खिलाफ एक अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान की मदद से हमने एक बड़ी जंग शुरू कर दी, ठीक और है। उस अच्छा जंग का सगीर साहब, नतीजा ये ये हुआ। बताया कि किन उमूर के ऊपर ये बात ज़्यादा की जाएगी, दिफा या कोई तिजारत के ऊपर फोकस किया जाएगा। देखिए हमारी उनके साथ तिजारत बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। हमने उनसे गंदम मंगवाते रहे रूस से, हम रूस से कुछ ऐसी चीजें मंगवाते रहे खाने पीने की जो कि हमारे यहाँ किल्लत हो जाती थी अगर कभी कभार। लेकिन रशियन जब भी गंदम आई है वो एक अजीब सी होती है, उसका जो पिसा हुआ आटा होता है वो भी रेड कलर का होता है। दूसरी आ जाए जो आपने बात की कि दफा, देखिए 2014 में हमारा एक दफाई माहिदा हुआ था रूस के साथ, जो कि 2021 में उसको जो है रिन्यू किया गया है। उस दफाई मुआहदे के तहत ये है कि MI-35 जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है वो हमें देगा। उसके बाद उन्होंने जो टैंक सिस्टम हमें देना है, एयर डिफेंस सिस्टम, वेपन उन्होंने हमें देने हैं, और इसके अलावा जो है वो जो स्मॉल आर्म्स हैं वो भी उन्होंने हमें जो है वो प्रोवाइड करनी है। सो हमारा ये एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। और एक चीज आप जेहन में रखें कि जो ग्रेट गेम है जिसका हम हवाला देते हैं अफगानिस्तान को लेके, उस ग्रेट गेम के अंदर जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है सोवियत यूनियन आज भी, उसकी जो कि रूस बन चुका है सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। सो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके उनके स्टेक्स इन्वॉल्व है। आप देखें कि रूस ने जब यूक्रेन पे उसने कब्जा किया तो अमेरिका चीखता रह गया, यूरोप चीखता रह गया, लेकिन उसने कोई कुछ कर नहीं सका। सो वो बहरहाल एक पावर है। उसने देख लिया कि सीरिया के अंदर जो है उसने बम्बारमेंट की दाइश के ठिकानों के ऊपर, और बड़ा, फिर तुर्की के साथ आप देख लें कि तुर्की के साथ उसने जो है बहुत बड़ी डील की, उसने अमेरिका और बाकी दुनिया चीखती रह गई लेकिन उसने अपनी डील कर ली। फिर हमारे साथ देखें कि उन्होंने हमारे साथ जो है जब हम आइसोलेशन में जा रहे थे तो रूस और जर्मनी वाहिद मुल्क थे जिन्होंने, और चाइना, जिन्होंने हमें आइसोलेशन में नहीं जाने दिया था। ये हमारे साथ खड़े हो गए थे किसी न किसी तरीके से, और हम लोग जो है आइसोलेशन, वरना अकेले हो जाते, आज हम अकेले होते हैं हमें को पूछता भी ना। तो ये थोड़ा सा
अच्छा जो सगीर साहब, जो लगता है। जैसे कि पाकिस्तान का जब भी किसी मुल्क ने दौरा किया हो, हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो बड़ी ओखी नज़र से हमें देखते हैं। तो अभी जो बात की जाए रशिया की, रूस की बात की जाए, तो ये उनके साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं भारत के। तो जब यहाँ पर ये आए तो ये भारत को कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी? देखिए, भारत जो है वो सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा अलाई रहा है। ये जो भारत के अंदर जो मिग हथियारे हैं, ये रूस ने दिए हुए थे। भारत का जो बहुत बड़ा टैंक सिस्टम है, वो भी रूस ने प्रोवाइड किया था। उनके यहाँ तोपखाने में भी रूस का बहुत बड़ा किरदार था। सो भारत को एक पावर बनाने के अंदर, सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन एक पावर बनाने के अंदर जो है, वो उसका बहरहाल बहुत बड़ा किरदार रहा है रूस का। सो रूस के किरदार को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। अब आ जाइए कि उनके पेट में मरोड़ क्या उठेंगे। पेट में मरोड़ तो डेफिनेटली उठेंगे। सबसे ज्यादा मरोड़ जो है वो उठेंगे इंडिया के पेट में, और फिर उठेंगे रूस के, अपना अमेरिका के पेट में। देखें, पाकिस्तान एक अगर देखता है, सोचता है, तो आपको बहुत सारी कदरें मुश्तरक नजर आती हैं रूस में और चाइना में। फॉर एग्जाम्पल, कि रूस के अंदर भी जो है वो हुकूमत जो है वो कम्युनिस्ट है, और चाइना के अंदर भी आप देखेंगे एक सोशलिस्ट एक हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार है। सो ऐसे वक्त में जब हालात जो है वो समझ जा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात कोई अच्छे नहीं है, और चाइना जो है वो, आपको याद है कि उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है इसके ऊपर ग्रे लिस्ट के हवाले से, जो कि FATF की है, और बिल्कुल उसमें जो बिल्कुल, है और ये रूस। वक्त भी ऐसे जैसे मुज़ाकरात की बात चल रही है इंडिया के साथ, तो उस दौरान ही ये दौरा हो गया है। तो ये तो बड़ी तकलीफ़देह बात उनके साथ होगी, उनके लिए होगी, इंडिया वालों के लिए। देखिए, हम बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए हैं बहुत सारी बातों में। हम पहले शायद उस तरह से बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं थे। रूस जो है वो बहरहाल एक बहुत बड़ी पावर के तौर पे मौजूद है, और रूस को कोई हिला नहीं पाया। रूस जो है वो जब से बना है वो एक रियलिटी है, और बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। तो उसकी उस ताकत से तो हम इनकार नहीं कर सकते। अब आ जाइए कि अब देखें, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का रूस के साथ जो है वो मामलात दफाई नौयत के तो हैं ही। हम चाइना, रूस, ये दोनों जो है ये पावर्स अगर पाकिस्तान के साथ, स्पेशली अफगानिस्तान के हवाले से जो है अगर मामला तय पा जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो ये बन रहा है, CPEC जो बन रहा है, और CPEC में रूस ने भी कहा है कि उनको जो है वो मिले, वो अफगानिस्तान के जरिए जो है वो आना चाहते हैं, वो शामिल होना चाहते हैं इस CPEC के अंदर जो है। ना सिर्फ CPEC बल्कि जो हमारी जो है जो गैस की और दूसरी लाइन्स हैं, जो कि हम ईरान से मंगवा रहे थे, तेल जो है, और जो तापी थी जो ताजिकिस्तान से थी, उसमें रूस भी शामिल होना चाह रहा था। अब देखें कि रूस का आर्मीनिया और अजरबैजान का ये जो झगड़ा हुआ था पिछले दिनों, उसके अंदर उसका बड़ा एक मौक़िफ़ बड़ा असूली किस्म का था। और अब देखें कि आर्मीनिया से हालांकि उसकी जो है वो जा रही है, उसकी गैस की लाइनें जा रही हैं। तो अगर कोई इस तरह के मामला बनते हैं, तो रूस, पाकिस्तान, चाइना, ये एक बड़ा एक ग्रुप बन सकता है। आप देखें कि ईरान से एक जो जा रही है ट्रेन, जो कि बीजिंग तक जा रही है, और पाकिस्तान से जो है वो तेहरान से होती हुई तुर्की तक जा रही है, और तुर्की का आप देखें कि जो मामला रूस के साथ है, और फिर उससे आगे रशिया तक आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा वेंचर नजर आएगा इन मुल्कों के दरमियान, और मुल्कों के वेंचर के नतीजे में सियाहत खुलेगी। उसके नतीजे में जो है यहाँ पे ट्रेड जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। उसके नतीजे में जो है डिफेंस का जो है आपका अपना काबिल तस्खीर हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका बहरहाल आपको पता है हमारी उल्टी छुरी से हमारी खाल भी उतारता है, और डूम और भी कहता है, हमारे लिए करता भी कुछ नहीं है, और हमें मसाइल में भी धकेल देता है, और फिर अकेला छोड़ के भी चला जाता है। जैसे अफगानिस्तान में हुआ, हम लड़ते रहे इनके लिए, रूस के साथ हमने लड़ाई की थी, अफगानिस्तान ने बेचारे ने लड़ाई की थी, और हम जाके जो है जिहाद करते रहे, और जिहाद आपको पता है बाद में डिफाइन भी करते रहे कि जिहाद क्या, बाकी चीजें। लेकिन अल्टीमेटली हमें अमेरिका ने वो साथ नहीं दिया जो कि देना चाहिए था। सही सही सही। अब हम देखते हैं ये रूस का जो सरगेल जो है, ये साहब जो है, ये जो आए हैं, अगर ये मामला अच्छे हमारे इनसे बनते हैं, तो मुझे लगता है कि बन जाएंगे, और ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू होगा इस सही रीजन के सही अंदर। सब, वक्त भी कम है।
एक सवाल की तरफ मूव करते हैं कि ये देखा जाए तो पाकिस्तान के किरदार की बात की जाए तो हर जगह अच्छा रहा है। खा वो बात की जाए अगर अफ़गानिस्तान अमन अमल की बात की जाए, अफ़गानिस्तान के अमन की बात की जाए, या इसके अलावा जो बात की जाए तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात की जाए, तो हर जगह पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया है। तो इस हवाले से क्योंकि देखें तालिबान के साथ मुज़ाकरात की वजह तो पाकिस्तान को ही आगे किया जाता है कि आपने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने बात करनी है। तो क्या पाकिस्तान की ज़रूरत किसी सुपर पावर को ज़रूरत पड़ सकती है? पाकिस्तान की ज़रूरत सुपर पावर्स को पड़ सकती है? देखिए, पाकिस्तान की जो आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ बैठे हैं यहाँ से जो भी आएगा वो यहीं से होके ऊपर चढ़ेगा और जो उतरेगा वो यहीं से होके नीचे उतरेगा। तो चाइना हमारे साथ क्यों है? क्योंकि चाइना को पता है कि वो घूम के अगर इस ये जो साउथ है यहाँ से निकलता है नॉर्थ से और कहाँ से होता हुआ शंघाई पहुंचता है तो उसको बहुत लंबा चौड़ा फासला तय करना पड़ता है। वेयर वो यहाँ से नीचे उतरता है तो छोटा सा पाकिस्तान है और छोटे से जल्दी से जो है वो ग्वादर तक पहुंच जाता है। सो ये हमारी लोकेशन है। आप देखें कि ईरान जो है या बाकी जितने भी हमलावर हुए हैं माजी के अंदर, चाहे वो गजनवी था, चाहे बाबर था, चाहे बाकी लोग थे, मोहम्मद बिन कासिम था, जो आए हैं बाहर से भी इन्वेडर्स वो यहीं से आए हैं। और हलाकू खान, चंगेज खान भी अगर आए हैं तो कहीं और से आके यहीं से नीचे उतरे थे और यहीं से जाके उन्होंने बाकी मुल्कों की ईंट से ईंट बजाई थी। सो हमारी ऐसी लोकेशन है कि जिसका हमें बहुत बड़ा फायदा है। अगर हम इसी चीज का फायदा लेना शुरू कर दें, हर आने जाने वाले से टैक्स लेना शुरू कर दें, तो वो टैक्स ही हमसे खत्म नहीं होगा कि हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि हम इस पैसे को रोज जुलाए भी तो फिर भी जो है ये खत्म ना हो। सो हमें, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमारी जो लोकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट लोकेशन का फायदा भी उठाना चाहिए जो कि हम नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सगीर साहब, एक और आखिरी सवाल है क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो गया। तो ये बताइएगा कि जो दौरा है रूसी वज़ीर ख़ारजा का, ये दौरा है, इससे जो पाकिस्तान की इंटरनेशनली पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, रूस जो है वो एक वीटो पावर है और रूस जो है न सिर्फ वीटो पावर है बल्कि उसका पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा असर रसूख है। और उस असर रसूख की वजह से सूरत ये है कि रूस को जो है उसको उसकी बात मानी जाती है, सुनी जाती है और उसको उसकी वेटेज दी जाती है उसको। सो अगर रूस हमारे साथ खड़ा होता है या रूस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। रूस को शायद उतने फायदे ना हो, हमें फायदे हो सकते हैं। अभी आप देखें कि रिसेंटली इस वाकये के अंदर ये जो कोविड है, रूस से हमने जो है 50 लाख शॉट्स मंगवाई है और किसी मुल्क ने हमें नहीं दी तादाद में जो है। सो रूस ने हमें जो है वो वैक्सीन भी दी है। रूस हमारी अदरवाइज भी जो है वो मदद करना चाहता है। अगर हम ये मदद का फायदा उठाते हैं और इस मदद को हम प्रॉपर यूज करते हैं, सो मेरा उसके बाद ये होगा कि आपके पास पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी होगी और पूरी दुनिया आपको मान रही होगी, इस्लाम कर रही होगी। उसकी वजह यह कि जो बड़ा ताकतवर गुंडा होता है उसके जो दोस्त होते हैं वो भी थोड़े छोटे मोटे गुंडे बन जाते हैं। सो इस रीजन का बहरहाल रूस एक गुंडा है और रूस जो है एक प्लेयर है, बड़ी प्लेयर है, बड़ी ताकत है और उस ताकत का जो है वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना भी है। सो चाइना और रूस के साथ हमें दोनों के साथ अपने मामला जो है वो हमें देखना चाहिए कि हमने कैसे करने हैं। क्योंकि चाइना ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक कर रहा है, चाइना देखेंगे हांगकांग के साथ उसने करके हांगकांग को ले लिया, ताइवान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर रहा है, चाइना देखेंगे मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ अपने मामलों को वो कर रहा है। सो चाइना जो है वो बड़ी तेजी से अपने मामलों को रीजन के अंदर बेहतर कर रहा है और अगर हम भी उनके साथ मिल जाते हैं तो पाकिस्तान, चाइना और रूस जो है ये मिलके एक बहुत बड़ी पावर जो है वो बन सकते हैं खित्ते की। क्योंकि खित्ते जो है करते हैं, मुल्क तरक्की नहीं करते और खित्ते बर्बाद होते हैं, मुल्क बर्बाद नहीं होते। अच्छा सगीर साहब, एक अलग से टॉपिक है जो आज की अगर बात की जाए, जहांगीर तरीन के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुलाकात की है पीपी के मखदूम अहमद महमूद साहब से, तो वो मुलाकात भी हुई है। इसके अलावा अगले वीक में उन्होंने इशारा दिया है कि जरदारी साहब से मुलाकात भी करने लगे हैं। तो क्या ये पीटीआई छोड़ने की बातें होने लगी हैं या ड्रावा है या क्या होने क्या जा रहा है ये? देखिए, ये जो मुलाकात हुई है इनकी, ये तो आपको पता है महमूद अहमद साहब भी जो है ये भी साउथ से हैं और तरीन साहब भी साउथ से हैं, तो ये तो कोई साउथ की कोई मामला हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मुलाकात की हो। हाँ, अलबत्ता जो इससे पहले जो चीजें थी जो कोरोना की वजह से, वो ये कि कोरोना जो है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। कोरोना के हवाले से जो है वो SOP जो है उसके ऊपर जो है वो हमें थोड़ा सा उसको वो फॉलो करना है। दूसरी बात, ये जो है ना अपना तरीन साहब जो है
और जो महमूद जो जो जिनके साथ उन्होंने मुलाकात की है, ये मखदूम अहमद मुलाकात, महमूद साहब। जी हाँ, ये मुलाकात तो है ही साउथ के बाद। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने अगला आइडिया दिया है कि वो मुलाकात करेंगे जरदारी साहब के जरदारी साथ। साहब से। और अगर जरदारी साहब के साथ मुलाकात हो जाती है तो फिर आप सोचिए कि उस मुलाकात के कहाँ पे और किसको वो करते हैं। तो बाकी ये साउथ के हवाले से, चूंकि साउथ सूबा बनने जा रहा था और आपको याद होगा वो नोटिफिकेशन हुआ था, जो पंजाब के वजीर आला है उन्होंने किया, फिर बाद में रोक भी दिया, फिर शाहमूद कुरैशी साहब भी उस पर काफी जो वो हुए थे। सो ऐन मुमकिन है कि ये मुलाकात किसी और कॉन्टेक्स्ट में हुई हो, बट कुछ कह नहीं सकते चूंकि मतलब अभी हम ये कह नहीं सकते कि पीटीआई के छोड़ने वाले हैं या पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि मुझे तो ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि पीपी ज्वाइन कर लें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है वो तरीन साहब जो है ये रिएक्शन कभी भी नहीं दिखाएंगे कि वो, क्योंकि अभी तो उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है, एफआईए को भी मतलूब हैं। मुझे आपकी आवाज, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर अभी मैं इस वक्त में कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है और एफआईए को भी मतलूब है। ये देखिए, मुकदमात दर्ज होना और मतलूब होना ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये कोई आज से तरीन साहब पे मुकदमात नहीं, मुकदमात उनकी 35 के करीब उनकी कंपनीज हैं और मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात चलते ही रहते हैं। वो उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उनके लिए इशू जो बड़ा वो है कि खान साहब की दोस्ती, चूंकि इमरान खान साहब से उनकी एक अपनी पर्सनल एक फ्रेंडशिप है, एक दोस्ती है, और वो दोस्ती के हवाले की वजह से वो हमेशा जो है वो इनकी सपोर्ट करते रहे और इनके लिए बहुत कुछ करते आए हैं। लेकिन ये बड़ी अहम चीज है कि क्या वो अपनी दोस्ती कुर्बान कर देंगे, क्या वो उस दोस्ती को छोड़ देंगे। लेकिन और खान साहब जो है, खान साहब की तरफ से मैंने देखा है कि वो कोल्ड शोल्डर है उनको। सो अगर तो उन्होंने इस चीज को दिल पे ले लिया है, फिर तो हो सकता है कि वो कोई इस तरह का फैसला करें। लेकिन शेख रशीद साहब भी पिछले दिनों कह रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर चला गया तो दूसरा हम ले लेंगे, तो वो दूसरे हेलीकॉप्टर किसकी तरफ इशारा, क्या ये चला जाएगा वाकई में ये हेलीकॉप्टर और दूसरा हेलीकॉप्टर आएगा? देखिए, पीटीआई के अंदर दो ही बड़े ग्रुप थे जिनकी आपस में टसल भी थी और जिनकी आपस के अंदर जो है वो मामला भी गर्म रहते थे। एक तो शाहमूद कुरैशी साहब और दूसरे जहांगीर तरीन साहब। अब देखें कि हमेशा पीटीआई जो है इन्हीं दो ग्रुपों और दो उनके अंदर जो धड़ों के अंदर जो है वो तकसीम रही है। तो पीटीआई की जो मुनकसम होना है इन दो बड़े धड़ों के अंदर, अगर तरीन साहब जाते हैं तो तरीन अकेला नहीं जाएगा, ये ज़हन में रखें। पंजाब की गवर्नमेंट किसी ने, तरीन साहब ने बनवाई थी, तरीन साहब ने ही जो है वो लोगों को इकट्ठा किया था और तरीन साहब ने वो आजाद परिंदे जो थे जो कि मुख्तलिफ इधर उधर उड़ के बैठे थे उनको ला के जो है वो इमरान खान साहब के कंधे पे बिठा दिया था, जिसके बाद इनकी वफाक हुकूमत बनी थी। सो तरीन अगर जाते हैं तो तरीन अकेले नहीं जाएंगे, ये ज़हन में रखें। तरीन के साथ और भी बहुत सारे लोग जाएंगे। कौन हो सकते हैं बाकी उनके साथ जो किस को साथ लेके जा सकते हैं? और के बहुत सारे लोग। चलें सर, अहमद सगीर साहब टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा साथ दिया और इतने सारे सवालों का जवाब दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।